तो यही प्रश्न उठा करके आप क्या करते हैं, तो आपने जब आर्टिकल पढ़ा होगा तो कई बार आप देखेंगे कि पैराग्राफ में हेडिंग से एक परिचय दे देते हैं, करंट में कुछ घटा है तो वहां पे 3-4, जैसे मानिए कि हो सकता है आज कोई आर्टिकल आया हो, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें कल जो इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बारे में चर्चा की गई होगी और उसमें देखने को मिला होगा कि कई जगह वोट के शेयर में 2018 की तुलना में जो 2023 में चुनाव हुए, जो वोट का शेयर था, उस वोट के शेयर में मामूली गिरावट होने के बावजूद सीटों में काफी बड़ा अंतर देखने को मिला है। अब मामूली गिरावट से सीटों में जो है सो व्यापक गिरावट, जहां 114 सीट थी वहां 66 पर सिमट गई कांग्रेस, जबकि वोट शेयर में मात्र 0.23% या 3% का जो है 0.3% की कमी है। अर्थात वोट तो पिछली बार के बराबर ही मिले। यदि वोट की तुलना में होता तो शायद सीट क्या होते, ज्यादा होते। लेकिन हमारे यहाँ क्या चलता है, फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो दूसरे से अधिक लाता है तो सबसे अधिक वोट लाने वाला जीत जाता है। तो गैप क्या हो सकता है, दो जो चुने गए और जो नहीं चुने गए उनके बीच का गैप बहुत छोटा हो सकता है। यदि एक मत से भी कोई व्यक्ति जीत जाता है तो वो जी विजेता घोषित किया जा सकता है। तो अब बताइए ये एक प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इस तरह से प्रश्न आपको सृजित करने पड़ते हैं, क्रिएट करने पड़ते हैं। और ये कब क्रिएट कर पाएंगे, जब आप अपने विचार, अपने स्वयं सोचने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं किसी टॉपिक के बारे में। क्लियर है। क्वेश्चन उठा करके आप परिचय दे रहे हैं, जवाब ही तो उसका पूरा आपका मेन बॉडी होगा। ठीक है, तो ये है कि परिचय लिखने के लिए ये तरीके आप उपयोग करते हैं। अपने थीसिस कथन का परिचय देना, देखिए जो हेडिंग है, जैसे किसी टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है, जैसे जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है। ठीक है, तो अब जब इसकी शुरुआत आप करेंगे तो आप किससे करेंगे, आप गरीबी की स्थिति की चर्चा करेंगे कि भारत में गरीबी की क्या स्थिति है, किसी रिपोर्ट के माध्यम से इसका परिचय देंगे। ठीक है, या फिर किसी गरीब की कहानी से चर्चा कर सकते हैं कि मतलब वो जो है सो हमेशा क्या करता है, मजदूरी करता है, लेकिन बीमार पड़ गया तो वो अपनी जो लिए जो आवश्यक चिकित्सा है उसकी व्यवस्था नहीं कर पाया। और जब ये रिपोर्ट के साथ आप अपना शुरू कर देंगे, तब आप प्रश्न उठाएंगे कि क्या वास्तव में बढ़ती जनसंख्या ही गरीबी का कारण है। एक क्वेश्चन। दूसरा कि गरीबों की बढ़ती संख्या के पीछे का क्या, तो आपके पास प्रश्न आ जाएगा पहला, किस संपत्ति का केंद्रीकरण गरीबी का कारण है। दूसरा कि सामाजिक असमानता ये गरीबी का कारण है। तीसरा, संसाधन का आवंटन, ये गरीबी का कारण है। चौथी, शिक्षा में कमी, ये गरीबी का कारण है। अब 3 4 5 आपके पास प्रश्न हो गए, तो आगे जो आप बताएंगे उसमें क्या करेंगे कि गरीबी के संदर्भ में जो आप प्रश्न उठाएंगे कि कैसे संपत्ति का केंद्रीकरण गरीबी, तो आप देखते हैं कि भारत में एक जो 90% आबादी जो है उसके पास वो 10,000 से अधिक कमा रही है या 25,000 से, कुछ एक रिपोर्ट आया था पिछले साल। अर्थात 90% आबादी जो है वो 25,000 से कम आय अर्जित कर रही है देश में।
तो एक गरीबी का कारण हो गया कि आय की असमानता कितनी ज्यादा है कि एक तरफ 90% जनसंख्या जो 25,000 से कम कमा रही है और एक तरफ 10% जनसंख्या जो 25,000 से अधिक कमा रही है। ठीक है। सामाजिक असमानता कि जो ज्यादा गरीब है, जिसके पास रोजगार के अवसर नहीं है, उनको काम के लिए कम पैसे दिए जाते हैं, उनके लिए संसाधनों का उचित आवंटन नहीं हो पाता है। अशिक्षा उनके लिए एक बहुत बड़ा कारक है कि ना ही वो स्किल्ड है ताकि रोजगार मिल सके, तो वो कोई भी काम करते हैं जिनके लिए उनका शोषण भी किया जाता है। ठीक है। तो ये सारे कारण, अब इन सब के बारे में एक एक स्टोरी बनाते हुए आप क्या करेंगे, मुख्य भाग में लिखेंगे और लास्ट में क्या करते हैं आप, लास्ट में इसी के भी आप बेसिस पे कंक्लूजन देते हैं। तो कोई दिक्कत? तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है। तो जनसंख्या को ही कारक बना करके हमारा सेंटर पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन सीमित है, तो उन पे दबाव क्या होता है, बढ़ता है, और जितना ज्यादा दबाव बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, गरीबी की समस्या भी बढ़ेगी, क्योंकि सभी के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी उपलब्धता नहीं होगी। ठीक है। तो आप जब देखते हैं, इसीलिए मैंने बार बार कहा कि न्यूज़पेपर को बहुत ही गहराई से पढ़ा या लिखा जाना चाहिए। और लिखने वाले चूंकि मानिए कि स्कॉलर्स होते हैं, पत्रकार जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस पत्रकार होते हैं, राजनेता होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको अच्छे से गहराई से सोच समझ के पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो आप सब लोग आर्टिकल अब आज से रोज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? सब समझ में नहीं आया? तो जो समझ में नहीं आया उनके लिए मेरा जो है सो मतलब सुझाव है कि सामाजिक न्याय यह विषय आपको एस्से के बाद पढ़ाया जाएगा, जिसमें गरीबी पर चर्चा होगी। ठीक है। तो उसमें आप गरीबी को अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा उतना बेहतर आप एस्से लिख पाएंगे। ठीक है। सर एक पर होता है न्यूज, सारे पर होता, पढ़ूं क्या? तो सब पे पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, जितनी तुम्हारी क्षमता है, किसने रोका? ठीक है। अब आता है प्रभावी परिचय के बाद एनेक्डोट हमने देख लिया, इसको पढ़ लीजिएगा। कोटेशन का यूज करके हमने देख लिया कैसे कोटेशन का यूज हो सकता है। हमने देख लिया कि प्रश्न उठा करके कैसे आप क्या करते हैं, अपनी बात को गंभीरता से रखने का प्रयास करते हैं। अब आता है मुख्य भाग कि जब परिचय आपने लिख लिया तो आपका भी एक परिचय आपके पाठक के साथ हो गया। और आपका पाठक कौन है? सर जनसंख्या को डिफाइन किए बिना ही गरीबी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो केंद्रीय वर्ड क्या है यहाँ पे, जनसंख्या है या गरीबी है, ये बताइए मुझे। बाकी यही तो आपको विचार जनरेट करना है कि आप क्या क्या लिख सकते हैं। यदि आपके विचारों की आप, यदि मुझे मेरे हिसाब से ही लिखना है और वही चीज आपको याद करना है, तब तो फिर कोई लाभ ही नहीं हुआ इस क्लास का। आपके विचारों की उन्नति आवश्यक है, आपके विचार आने चाहिए। तो आपके विचार कब आएंगे, जब आप सोचेंगे। तो आप सोचिए ना कि क्या क्या लिखेंगे आप। ठीक है। अब परिचय जब लिख लिया है हमने, अब आते हैं मुख्य भाग पर कि मुख्य भाग में क्या क्या लिखा जाना चाहिए। तो आप सभी के मन में प्रश्न था पहला कि पैराग्राफ में लिखें या बिंदुओं में लिखें। अब देखिए ये इसीलिए मैंने कहा कि समय से पहले आप लोग चले आते हैं। ठीक है। इस बात पर चर्चा, देखिए मैंने यहां पॉइंट दिया है कि नहीं, मुख्य भाग की संरचना। पहले आपको क्या दिया था कि निबंध की संरचना।
अब क्या है, मुख्य भाग की संरचना की मुख्य भाग में क्या क्या होना चाहिए। तो पैराग्राफ होना चाहिए, शीर्षक और उपशीर्षक। अब आप देखेंगे जब आर्टिकल आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो वहां पे भी छोटा छोटा एक हेडिंग होता है कई बार। तो जब उसमें हेडिंग होता है, इस पैराग्राफ और अनुच्छेद में क्या अंतर होता है। ये आर्टिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अनुच्छेद वाला आर्टिकल नहीं है, ये न्यूज़पेपर में छपने वाला आर्टिकल है जिसको संपादकीय कहते हैं, जिसमें विश्लेषण किया जाता है किसी टॉपिक पर। अनुच्छेद वाला आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इसमें जो जो आर्टिकल है उसको अनुच्छेद कहा जाएगा। आर्टिकल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड आर्टिकल। अब ये इतनी ही बात कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ठीक है, भावनाओं को समझ गए। पैराग्राफ क्या होता है कि कोई भी चीज जब एक पहलू एक साथ लिखी जाती है तो वो एक पैराग्राफ बनता है, ठीक है। तो अब मुख्य भाग को लिखते समय हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात कि पैराग्राफ लिखना है, कोई भी आदमी ये कोशिश ना करे कि आप बिंदुओं में 4 पॉइंट बना करके लिख दें, ये निबंध नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा, हेडिंग और सब हेडिंग की बात करें तो आपने देखिए, चूंकि हेडिंग आपका दिया हुआ होता है निबंध में, हेडिंग दिया हुआ है क्योंकि एस्से का टॉपिक जो है वही आपका हेडिंग है, उसी के अनुसार आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, सब हेडिंग लिख सकते हैं। जैसे राजनीति के साथ गरीबी का संबंध, ठीक है, सब हेडिंग यदि जरूरत है, आपको लगे कि इससे एक प्रभाव पड़ सकता है तो लिखिए। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप सब हेडिंग ना लिखें। अब बात आती है कि सब हेडिंग नहीं लिखेंगे तो फिर करेंगे क्या। तो आप अपने जो नए पैराग्राफ, सर बीच में हेडिंग डाल सकते हैं, बीच में कैसे हेडिंग डालेंगे, हेडिंग तो ऊपर ही आएगा ना। अगर वो बीच में, हेडिंग तभी होगा ना जब वो ऊपर आएगा। सिर मेरा पेट के पास आ सकता है क्या। तो हेडिंग हमेशा ऊपर ही आता है, तो बीच में तो हेडिंग हो नहीं सकता, बीच में सब हेडिंग हो सकती है। तो मेरा सुझाव है कि जब तक अति आवश्यक ना हो सब हेडिंग ना दें। इसके बदले आप क्या कर सकते हैं कि जो पैराग्राफ की शुरुआत आप करने वाले थे उस सब हेडिंग को देते हुए, तो उसमें पहली लाइन को इस तरह से लिखें जिससे ये पता चल जाए कि आप किस पहलू की चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। किस पहलू से तात्पर्य क्या है कि आप राजनीतिक आयाम पर चर्चा करने जा रहे हैं, आप आर्थिक आयाम पर चर्चा करने जा रहे हैं, आप सामाजिक आयाम पर चर्चा करने जा रहे हैं, आप नैतिक आयाम पर चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। सब हेडिंग आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि नहीं लिखें, सीधा कहानी की तरह अपना निबंध लिखें। क्लियर। सर जस्ट एग्जाम्पल में अगर निबंध में आपकी बात और मेरी बात अलग अलग पैराग्राफ में होनी चाहिए, अगर मानिए कि आपकी बात अर्थात दूसरे की बात या फिर आपकी अपनी बात अलग अलग पैराग्राफ से मतलब है कि कंटेंट जो होना चाहिए वो एक संदर्भ में होना चाहिए। अब आप जैसे मानिए कि आपको सुशासन पर निबंध लिखना है फॉर एग्जाम्पल, तो सुशासन की एक अवधारणा के साथ आप अलग अलग लोगों का क्या करते हैं, वहां पे अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई परिभाषा को लिखेंगे। जैसे विश्व बैंक की अपनी परिभाषा है, ठीक है, भारतीय संदर्भ में अपनी परिभाषा हो सकती है, WTO या WHO जो है उसकी अपनी परिभाषा है। तो आप क्या करेंगे कि उसी एक ही पैरा, क्योंकि वहां पे कंटेक्स्ट क्या है, परिभाषा, अर्थ को स्पष्ट करना, ठीक है। उप शीर्षक एक बार स्पष्ट कर दीजिए। उप शीर्षक क्या होता है कि शीर्षक के संबंध में यदि कोई बात है किसी संदर्भ में जिसका एक छोटा पहलू आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो उप शीर्षक होता है, ठीक है। क्लियर। अब आती है बात
कि जब पैराग्राफ में आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप शीर्षक उपशीर्षक सबका प्रयोग कर सकते हैं। बात यह होनी चाहिए कि पढ़ते समय वो सुलभ लगे। जैसे स्ट्रक्चर में आपने बनाया है, एक के बाद दो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ठीक है, ये क्रमागत होना चाहिए। ठीक है, सर प्लीज शीर्षक बता दीजिए। शीर्षक तो टॉपिक में पूछा ही जाएगा, इससे जो पूछा जाता है वही तो शीर्षक होता है। ठीक है, तो यहां पे प्रत्येक अनुच्छेद अर्थात प्रत्येक आर्टिकल जो आप लिखेंगे, उन आर्टिकल के मुख्य बिंदु और तर्क पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अर्थात हमेशा उसी के आयाम को प्रस्तुत करना है जो केंद्रीय बिंदु के, केंद्रीय पॉइंट जो था, केंद्रीय बिंदु जो था आपका निबंध का, जिसको हमने क्या कहा था, थीसिस स्टेटमेंट, उसके संदर्भ में ही आपको क्या करना है, आपको तर्क प्रस्तुत करना है मुख्य भाग में। ठीक है, जिससे क्या हो कि आपका प्रबंधनीय खंडों में विभाजित करे। प्रबंधनीय खंडों से क्या तात्पर्य है, टॉपिक में जो शीर्षक हो उसको एस्से में लिखेंगे क्या, यदि आवश्यक है तो उसको आप कैसे लिखेंगे, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसका अर्थ लिख सकते हैं, उसका भावार्थ लिख सकते हैं, उसका संदर्भ लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे प्रबंधनीय खंडों में, अब जैसे आयाम की बात की तो एक आयाम से दूसरे आयाम, दूसरे आयाम से तीसरे आयाम, तो उस खंडों में विभाजित कर सकते हैं। और विचारों के प्रवाह अर्थात जो आपने एक के बाद दूसरी बात लिखी है उसको जुड़ाव से जोड़ते हुए, जैसे मानिए आर्थिक कमी है, तो आर्थिक कमी को कौन पूरा कर सकता है, आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता देने की क्षमता किसकी है, सरकार की। तो अब ये राजनीति से जुड़ गया। लेकिन राजनीति में कमी क्या है कि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, जिससे चुनाव के समय तो बहुत से वादे हो जाते हैं लेकिन उसका जमीन पर अमलीकरण नहीं होता है, जिससे समाज में क्या है, एक असमानता है। अब देखिए राजनीति से फिर क्या जुड़ गया, समाज। समाज में जातिगत भेदभाव, समाज में आय की असमानता, जिसके कारण क्या हो रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है। व्यक्ति को व्यक्ति के लिए खड़ा होना ही नैतिकता क्या कहती है, नैतिकता कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे का सहायक होना चाहिए, एक दूसरे का समर्थक होना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति अपने सामाजिक मूल्यों का पूरी तरह से अनुसरण कर रहा हो। तो यहां पे आप कहां जा रहे हैं, आप सामाजिक से नैतिक आयाम की तरफ जुड़ रहे हैं। तो एक जुड़ाव, कनेक्टिविटी हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, इससे आपका प्रवाह क्या होता है, बना रहता है। और इस सब के माध्यम से आप क्या करते हैं, पाठकों का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा करके आप पाठक को बताते हैं कि देखिए कैसे जो है नदी बहती जा रही है, कि उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है और वहां से बंगाल होते हुए बांग्लादेश जा रही है। ठीक है, अगर हेडिंग नहीं देंगे तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि स्टूडेंट क्या लिख रहा है। जहां तक आपके या मेरे सोचने की क्षमता है, ठीक है, उस क्षमता से बहुत ही एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो कॉपी इवेल्युएट करते हैं। अधिकांशतः वो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स होते हैं। और प्रोफेसर बनने वाला व्यक्ति 4 लेवल के बाद बनता है। सबसे पहले रीडर बनता है, ठीक है, रीडर के बाद लेक्चरर बनता है, लेक्चरर के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, तब प्रोफेसर बनता है। तो जिस विषय के बारे में हम आप अभी सोच पा रहे हैं, उस पर उसने रिसर्च किया हुआ होगा। अब ऐसा व्यक्ति, उसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो आपकी एक पंक्ति को पढ़ के पूरी बात समझ लेगा कि आपकी क्षमता कितनी है। ठीक है, या मेरी क्षमता मेरे एक लाइन को पढ़ के उसको पता चल जाएगा। तो इसीलिए हेडिंग की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब पहला स्टेटमेंट आप पैराग्राफ का लिखें तो उसको इस तरह से सुनियोजित करें, इस प्रकार से लिखें
ठीक है? ठीक है? इस प्रकार से सुनियोजित करें कि वो स्वतः ही आयाम को दर्शा दे कि जैसे आय की असमानता गरीबी की एक बहुत ही व्यापक रूप से स्वीकार्य वजह है। अब जैसे ही आय की असमानता शब्द का उपयोग हमने किया, तो ये इस बात का उल्लेखनीय परिचय हो गया कि मैं इस पैराग्राफ में आर्थिक आयाम की चर्चा करने जा रहा हूं। तो पहला स्टेटमेंट जो पैराग्राफ का है, उसको आपको इस रूप में ढालना है कि आपके आयाम का परिचय वह स्वतः दे दे, आपको देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो शायरी शब्द का प्रयोग किया है आपने, शायरी नहीं लिखनी है। ठीक है? शायरी की जगह आप शब्द का प्रयोग कीजिए कविता की पंक्तियां, आप दोहे, आप कोटेशंस। ठीक है? शायरी, साहित्य में शायर कौन होते हैं? जो अपनी बात को या फिर ऐसे शायर का लिखिए, ठीक है, जो मतलब काफी प्रासंगिक हो। जैसे बाबा नागार्जुन ने कहा कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, गांधी की समाधि पर जाकर नित नित शीश झुकाते हैं। तो ये भी शायरी नहीं, ये कविता का हिस्सा हो गया। ठीक है? या फिर हो गई है पीर परिबत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो कविता का जिक्र कीजिए कहीं भी। ठीक है? श्लोक भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं श्लोक। दोहा लिख सकते हैं, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, जो भी आपने पढ़े हैं। ठीक है? इकबाल जी की कविता बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, जो भी लिखिए, जो प्रासंगिक हैं उनको लिखिए। नेहरू जी इतने बुरे थे क्या? देखिए एक बात, व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, व्यक्ति के कृत्य उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, नेहरू को समझने के लिए पहले आपको भारत के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा कि नेहरू पे आज हम भले ही कह दें कि ये नेता होते, ये प्रधानमंत्री होते, लेकिन नेहरू ने जिस समय सत्ता को संभाला, उस समय भारत में सुई भी नहीं बनती थी। एक एक लेख छपा था बहुत पहले, जिसमें था कि सरकार के खिलाफ उस समय कोई आलोचना ही नहीं हो रही थी। तो बंगाल के एक न्यूज़पेपर में एक लेटर छपा, जिसमें नेहरू जी की नीतियों को की काफी आलोचना की गई थी। ठीक है? उसके बाद फिर चर्चाएं भी हुई, उन आलोचनाओं का खंडन भी हुआ। बाद में पता चला कि वो लेटर जो है नेहरू ने खुद लिख करके छपवाई थी, अपने खिलाफ आलोचना को समझने के लिए कि लोग हमारे खिलाफ आलोचना कर क्यों नहीं रहे हैं। दिनकर जी ने जब 1962 में भारत चीन का युद्ध होता है, तो उसके बाद नेहरू की पंचशील नीतियों की काफी आलोचना हुई। इवन सेम पार्टी के कांग्रेस के ही नेताओं ने आलोचना की। तो आलोचनाओं का होना एक बात है, आलोचनाओं को सामने बैठ करके सुनना ये अलग बात है। ठीक है? तो उस समय में आलोचना सुनने की क्षमता रखने वाले लोग बहुत थे। ठीक है? बाकी कहीं भी नहीं जाना है हमें, कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए इस सब पे, क्योंकि हमारी क्लास राजनीति से परे है। ठीक है? इसके बाद आता है कि विचारों का तार्किक प्रवाह विकसित करना। ठीक है? जिसमें आवश्यक क्या है कि संक्रमणकालीन शब्द जो कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे हालांकि, कि एक पक्ष का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है,
हालांकि इनके विरुद्ध एक और पक्ष उत्पन्न होता है जो कहता है कि गरीबी ही बढ़ती जनसंख्या का कारण है। ठीक है, तो अब दो स्टेटमेंट हैं, दोनों हालांकि से जुड़ गए। या फिर एक एक और दूसरी ओर, एक और भारत की आर्थिक संपत्ति जो है, या फिर भारत का ग्रॉस सकल घरेलू उत्पाद दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो चुका है। लेकिन बुनियादी स्तर पर देखा जाए तो गरीबों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। अब बताइए, दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, उनको जोड़ने के लिए क्या किया, एक और दूसरी ओर। इसके अलावा तो इस तरह के जैसे कंटिन्यूटी वाले शब्द हैं जो एक से दूसरे को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इनके जोड़ को आप क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई दिक्कत? ये एक के साथ दूसरे को जोड़ने, एक प्रवाह बनाने, उसके लिए क्या करते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए आप क्या कर सकते हैं, हालांकि, दूसरी ओर, इसके अलावा, ठीक है, यद्यपि, परंतु, जैसा कि, इस तरह के शब्दों से आप कंटिन्यूटी को क्या कर सकते हैं, जोड़ करके मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अमेरिका के जीडीपी हाईएस्ट होने के बाद भी पुअर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और जो जितना ज्यादा अमीर है उतना ज्यादा गरीब भी है, क्योंकि उस पर कर्जा भी उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या करते हैं, एक प्रवाह को निरंतर बना करके रखते हैं। कोई दिक्कत? अब बात आती है कि मुख्य परीक्षा में जो हमने कई बार चर्चा की है कि जो भी आप आर्ग्यूमेंट देते हैं, तर्क देते हैं, उसके लिए साक्ष्य, उदाहरण, डेटा प्रस्तुत जरूर करना है। जैसे मैं कहूं कि भारत सबसे ज्यादा अमीर है, तो इसका साक्ष्य मैं क्या दूंगा कि भारत की जो इकोनॉमी है उसकी स्थिति यह है कि यह दुनिया के शीर्ष 5 इकोनॉमीज में शामिल है। ठीक है, या फिर भारत की यदि हम गिरते गिरते आर्थिक विकास की बात करें तो कहते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के समय 1707 में वैश्विक जो वैश्विक अंतरराष्ट्रीय व्यापार था उसमें भारत का हिस्सा 26% था। अर्थात भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक से एक इकलौता देश था, लेकिन सॉरी, निर्यातक। और आज क्या है, आज हम लगभग एब्सोल्यूट आयातक के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। हमारे आयात और निर्यात में क्या है, एक अंतर देखने को मिलता है। साक्ष्य का मतलब होता है सबूत। ठीक है, या फिर आप गरीबी की बात करेंगे तो गरीबी का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है, या फिर आप उसकी भूखमरी की बात करेंगे तो हंगर इंडेक्स है। इन इंडेक्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अर्थात आप जो तर्क रख रहे हैं उस तर्क के समर्थन में आप क्या करते हैं, उदाहरण या कोई डेटा देते हैं, जिससे आपकी बात सत्यापित हो जाती है। जैसे मानिए कि मैं कहूं कि व्यक्ति को तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए जब तक कि उसे सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। मैं अपनी बात करूं तो एक हल्का लगेगा, लेकिन यही मैं कहूं कि विवेकानंद ऐसा मानते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें कामयाबी प्राप्त न हो जाए। अब देखिए, चूंकि विवेकानंद के संदर्भ में हम बात करेंगे तो स्वतः ही क्या हो जाएगी, मेरी बात की जो मतलब विश्वसनीयता है, मेरे बात की जो स्वीकार्यता होगी वो क्या हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। ज्यादा लोग उसको क्या करेंगे, सुनेंगे, ज्यादा लोग मानेंगे। बात तो वही थी, लेकिन एक जब स्पष्ट किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आप प्रस्तुत करते हैं या किसी ऐसे साक्ष्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जैसे अदालतों की आपने कभी बार प्रोसीडिंग देखी होगी, नहीं कभी तो फिल्मों में तो जरूर देखी होगी। तो उसमें क्या कहता है, एक कहता है कि नहीं, खून तो तुमने किया है,
तो दूसरा उसके खिलाफ साक्ष्य क्या रहता है कि मैं कैसे कर सकता हूं, जिस समय खून हुआ उस समय तो फलाने जगह पे था, मेरे साथ ये व्यक्ति भी था। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो क्या होगा, वो साक्ष्य किस बात का दे रहा है कि वो हत्या के समय हत्या की जगह पर मौजूद नहीं था। ठीक है, तो साक्ष्य, सबूत, उदाहरण, उदाहरण जैसे कोई कहानी आप बता सकते हैं। हृदय परिवर्तन की बात करें या सच और झूठ को समझने की बात करें, तो आप देखते हैं कि महाभारत का युद्ध जब शुरू होने लगा, तो युद्ध के शुरू होने से और शंखनाद होने से पहले युधिष्ठिर घोषणा करते हैं कि जिस किसी को भी लगता है कि धर्म मेरे साथ है, तो वो अभी भी अपनी स्थिति बदल सकता है। वो दुर्योधन का भाग छोड़ करके, दुर्योधन की सेना छोड़ करके मेरी सेना में शामिल हो सकता है, उसका स्वागत है। और यदि मेरी सेना में किसी को लगता है कि धर्म मेरे छोटे भाई दुर्योधन के साथ है, तो वो मुझे छोड़ करके उसके पक्ष में जा सकता है। अर्थात उसने वहां पर व्यक्ति के विचारों को क्या दिया, स्वतंत्रता दी कि आपको यदि लगता है कि धर्म किस किस तरफ है, तो आप अपने हिसाब से पक्ष का चयन कर सकते हैं। तो वहां पे आप देखते हैं कि एक दुर्योधन का भाई रहता है युधिष्ठिर, उसका हृदय परिवर्तन होता है, उसको लगता है कि धर्म जो है युधिष्ठिर के साथ है और वो उसके शिविर में चला जाता है। तो कहने का मतलब कि हर कहानी में कुछ ना कुछ उदाहरण, कुछ ना कुछ प्रेरक जरूर होता है, तो उनका आप उदाहरण के रूप में उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, क्या सर नारों का यूज कर सकते हैं? कौन सा नारा? चुनावी नारे का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक, ये नारा था, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कहीं पे स्वतंत्रता के संबंध में बात की जा रही है, स्वतंत्रता कोई भी हो सकती है, वैचारिक स्वतंत्रता हो सकती है, धार्मिक स्वतंत्रता हो सकती है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता हो सकती है। तो स्वतंत्रता है, भले ही उसके आयाम कुछ भी हो। आया राम गया राम एक फ्रेज है, ठीक है, जो यूज हुआ था किसके लिए, जो दल बदल कानून आया, विरोधी कानून आया जिसके खिलाफ, ठीक है, उसके लिए यूज हुआ था। तो फ्रेज है, इसको यूज कर सकते हैं, मुहावरे लोकोक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, इस पर भी अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें स्वतंत्र आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। खून देने से तात्पर्य खून नहीं है कि आकर के सारा सिरिंज से मेरा खून निकाल लें। खून देने का मतलब है कि अपने सभी इच्छाओं का समर्पण करना। इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा किस पे, शब्दार्थ से अधिक भावार्थ पर भाव देना है। खून देने का मतलब क्या था उस समय, कि जो लोग युद्ध में जाएंगे उनको अपने जीवन को न्यौछावर करना पड़ेगा। जब तक आप अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए सक्रिय नहीं होते हैं, तब तक आजादी मात्र कोरी कल्पना है। तो सभी लोग जो है सो आगे बढ़ के आए। ठीक है, क्लियर? ये सब शब्द कहाँ मिलते हैं? किताबों में मिलते हैं, कोटेशन की बुक्स मिलती हैं उसमें मिलते हैं, आप डेली व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग का, उसमें मिलते हैं। ठीक है, जितने भी सम्मेलन होते हैं उनका कुछ विषय वाक्य होता है उसमें मिलते हैं। चलिए, तो आप क्या करेंगे कि अब विश्वसनीय स्रोतों से सबूत देंगे। विश्वसनीय स्रोत एक होता है हॉर्सेस माउथ, और एक वर्ड यूज होता है डोंकीज माउथ। ठीक है, ये अंग्रेजी में दो टर्म यूज होते हैं। हॉर्सेस माउथ मतलब विश्वसनीय स्रोत से, और डंकीज माउथ मतलब बस हवा हवाई कहीं से बात। आप देखते हैं पत्रकार जब न्यूज लिखते हैं तो उसमें कई बार आपने सुना होगा, सर एनजीओ की रिपोर्ट या फैक्ट देना सही है, लाइक सिप्री मॉर्गन स्टैनी बुलमर्ग बिल्कुल
कोई भी रिपोर्ट जो कोई भी जो स्वीकार्य है, जिसके बारे में आपने समाचार पत्र में चर्चाएं पढ़ी हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। ठीक है। न्यूज़पेपर का नोट्स कैसे बनाया जाए? देखिए, नोट्स तो आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि डेली न्यूज़पेपर आता है, डेली कम से कम 50 न्यूज आपके काम के होते हैं, उसमें से आप 5 को भले छांट लीजिएगा, फिर कितना लिखिएगा, और उतना फिर पढ़ भी नहीं पाता है कोई। तो न्यूज़पेपर को पढ़िए, उसमें कुछ जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको अपने नोट्स में, जो सब्जेक्ट का नोट्स है, जैसे पॉलिटी का कुछ पढ़ा तो पॉलिटी के नोट्स में उस टॉपिक के पास अपडेट कर लिए। ठीक है। यदि उससे रिलेटेड कुछ नया है तो वो दोहा लिख सकते हैं, बता चुका हूं मैं आप लोगों को। हम कोई आर्टिकल लिखकर उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पे कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए, ये तो बहुत ही मतलब गंभीर प्रश्न है। न्यूज़पेपर में उन सभी टॉपिक पर ध्यान जरूर देना चाहिए जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। ठीक है। चलिए, तो हॉर्सेस माउथ का मतलब होता है कि ऐसे स्रोत से खबर मिली है जिस पे पूरा भरोसा है। जैसे सरकार यदि संसद में कोई बयान देती है या किसी भी प्रश्न का जैसे वहां पे प्रश्न आपने पर सुने होंगे ना, ठीक है, कि स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं, तारांकित और अतारांकित प्रश्न, तो जो प्रश्न वहां पूछे जाते हैं उसका जो जवाब दिया जाता है वो बिल्कुल ही विश्वसनीय है। सर्वोच्च न्यायालय ने यदि कोई जजमेंट दिया तो जजमेंट के लिए जो जो जजमेंट दिया वो विश्वसनीय स्रोत है। वो अगर कुछ मान रही है तो वो उसको आप मान सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे विश्वसनीय सोर्स, तो हॉर्सेस माउथ। डंकीज माउथ क्या होता है कि अविश्वसनीय, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखेंगे बहुत से न्यूज में जब पत्रकारों को कुछ नहीं मिलता है लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे कि अज्ञात सूत्रों के हवाले से, या फिर लिखेंगे सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है, क्योंकि सूत्र तो बताने नहीं है उनको कि किसने बताया। ठीक है। चलिए, हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्डेड मैसेजेस, क्लियर। तो आप क्या कर सकते हैं कि विश्वसनीय स्रोतों से सबूत, उदाहरण, डेटा प्रदान करें। इसमें शोध निष्कर्ष क्या होता है, जैसे एक वेबसाइट है शोधगंगा.com। शोध गंगा पे जो लोग रिसर्च करते हैं उनके आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है। कोई आंकड़ा दे सकते हैं, आंकड़ा जैसे पॉवर्टी इंडेक्स में कुछ दिया गया, 3 साल की तुलना करके कोई आर्टिकल आया है तो 3 साल की तुलना करके आप लिख सकते हैं। कोई विशेषज्ञ की राय है। विशेषज्ञ क्या होते हैं, जैसे मानिए कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के बारे में सुभाष कश्यप जी ने कुछ कहा, तो चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, इंडिया के सबसे मतलब कहा जाए तो मान्यता प्राप्त संविधानविद हैं, तो उन्होंने अगर कुछ कहा है तो उनकी राय को मानना चाहिए, उसको उदाहरण में शामिल कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका तर्क जो है वो मजबूत होता है, आपकी बात पे मतलब वजन आता है। सर, संस्थान जैसे हाई कोर्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री जैसे शब्द का उपयोग उल्लेख कर सकते हैं, यदि उनके डाटा का उपयोग कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्या दिक्कत है, कोई मनाही नहीं है। विश्वसनीय स्रोत पर कर सकते हैं, शेर ने एक स्त्री की हत्या की और शेर ने स्त्री का शिकार, यानी इसमें सही शिकार होगा, पर मैं हत्या लिख कर आया तो ऐसे में बारीकाई से मार्क कट सकते हैं। शेर ने स्त्री की हत्या की और शेर ने एक स्त्री का शिकार किया, नहीं, इतना इतना समय नहीं होता किसी के पास। ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो विश्वसनीयता बनाए रखने, साहित्यिक चोरी से बचने के लिए अपने स्रोतों को ठीक से उद्धृत करें। साहित्यिक चोरी का क्या मतलब है कि अपनी कहानी किसी और के नाम से प्रस्तुत। तो ऐसे में क्या होता है कि सामने वाले का नाम खराब हो सकता है। तो जिसके बारे में स्रोत का पता नहीं हो, ठीक है, तो आप जो है सो लिख सकते हैं कि विद्वानों का मानना है। एक कभी बहुत अच्छा एक मूवी में एक डायलॉग था कि कॉपीराइट का मतलब होता है कि जिसको कॉपी करने का सब कॉपी करना सबका राइट हो।
ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में ये चीज जो है ना बहुत ही मतलब चलती है। आप देखते हैं कि जो सोशल मीडिया है, उस पे किसी के नाम से कोई भी हल्का-सा शेर चिपका दिया जाता है, शायरी चिपका दी जाती है। ठीक है? उद्धृत करना का मतलब होता है उल्लेख करना, लिखना। ठीक है? स्पष्ट करना। ठीक है? अपने लाइफ से रिलेटेड कहानी लिखिए, बिल्कुल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको अपनी बात बना कर के ही लिखिए, किसी और के नाम से नहीं। ठीक है? अब आता है विभिन्न दृष्टिकोणों को संतुलित करना और प्रतिवादों को संबोधित करना। अब देखिए दृष्टिकोण जो जिसके बारे में भी बात करनी है, बहुत एक्सट्रीम स्थिति में नहीं चला जाना है। कई बार होता है ना कि हम अतिशयोक्ति कर देते हैं कि एक हाथ के लौकी में 9 हाथ का बीज था। तो अतिशयोक्ति की स्थिति नहीं आनी चाहिए। चीजें व्यवहारिक लगनी चाहिए। आप जो भी पेश कर रहे हैं, जो भी तर्क दे रहे हैं, वो ऐसा लगे कि रियलिस्टिक है। कपोल कल्पना नहीं होनी चाहिए। ठीक है? और दूसरा, उसके विरोध में जो तर्क आते हैं, उनको भी क्या किया जाना चाहिए? उनके भी तर्क देने चाहिए कि इसका नकारात्मक परिणाम ये हो सकता है। जैसे एक प्रभावी निबंध के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं और कई प्रतिवाद हो सकते हैं। काउंटर आर्गुमेंट भी तो होगा कि यदि मानिए कि एक पक्ष का वकील कहता है कोर्ट में कि नहीं तुमने चोरी की है, तो उसके पक्ष का जो वकील होगा वो तो ये भी कहेगा ना कि नहीं नहीं इसने चोरी नहीं की है क्योंकि ये उस समय था ही नहीं। तो आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट तो दोनों को संबोधित किया जाना चाहिए। ठीक है? किसी के पक्ष की बात हो रही है तो उसके विपक्ष के बात की भी चर्चा की जानी चाहिए और दोनों की तुलना होनी चाहिए। तो जो पक्ष ज्यादा अच्छा होगा उसकी बात क्या होगी? मानी जाएगी। जिसके तर्क ज्यादा मजबूत होंगे, जिसके सबूत ज्यादा ठोस होंगे, वो बात क्या होगी? मानी जाएगी। इससे क्या होता है? आपको गंभीर रूप से सोचने, विभिन्न दृष्टिकोण का विश्लेषण करने और जटिल मुद्दों से जुड़ने की आपकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। कि जैसे बात एक ही थी कि बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है और बढ़ती जनसंख्या गरीबी का परिणाम है। अब बताइए, एक तरफ हम कारण बना रहे हैं, एक तरफ परिणाम बना रहे हैं। तो अब आपको दोनों के पक्ष विपक्ष की चर्चा करनी होगी ना। तो इसको कैसे आप साबित कर पाएंगे? तो आप कहेंगे यहां पे एक स्टेटमेंट क्या है? बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है। एक स्टेटमेंट हो गया। तो यहां पे आपका तर्क क्या होगा कि जनसंख्या के बढ़ने से संसाधन पर दबाव बढ़ता है। यदि मानिए कि एक परिवार में एक व्यक्ति है जो 10,000 रुपया महीना कमा रहा है और उसके परिवार में 4 लोग हैं, तो प्रति व्यक्ति खर्च करने की क्षमता अभी कितनी है इसकी? 2,500 रुपया। इतना ही है ना। एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन मानिए कि इसी परिवार में 2 सदस्य और जुड़ गए। ठीक है? तो अब कितने हो गए? 6 लोग हो गए। तो अब खर्च करने की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1,500 रुपये कुछ रुपया। ठीक है? मैथ में मत चले जाइएगा कि फिर कहिए कि 1,540 रुपया होगा, 50 रुपया। ठीक है? तो 1,500 प्लस मतलब कुछ इसी तरह 1,500 और 1,600 के बीच में 1,600 रुपये हो, 1,640 रुपये के आसपास कुछ पड़ेगा। अब बताइए आप मुझे, पॉवर्टी केवल पॉपुलेशन के कारण नहीं है। पॉवर्टी यहाँ पे साहिल जी मैं पॉवर्टी नहीं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे मैं निबंध के टॉपिक के संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं। ये जो आप मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ये आप सामाजिक न्याय में पढ़िएगा। यहाँ पे उदाहरण को उदाहरण की तरह ही देखा जाना चाहिए। ठीक है? अब बताइए कि 1,600 रुपए हो गए, तो ये परिवार जो गरीबी रेखा के लिए कितना 3,200 रुपया समथिंग है ना। यदि किसी परिवार की जो प्रति व्यक्ति एक्सपेंडिचर है कुछ कैलोरी वाला जो काउंट करके 3,200 होता है या 2,400 कुछ रुपए है, उससे कम में चला गया तो ये परिवार अब गरीब हो गया, क्योंकि ये मिनिमम बेयर एक्सपेंडिचर को वहन करने में सक्षम नहीं है प्रति व्यक्ति।
तो ये सत्यापित हुआ ना कि जनसंख्या के बढ़ जाने से खर्च करने की क्षमता कम हो जाएगी, और खर्च करने की क्षमता जब कम हो जाएगी तो क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं। तो खर्च करने की क्षमता कम हो जाएगी, अर्थात जो मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट के लिए आप खर्च कर सकते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। तो गरीबी बढ़ी कि नहीं बढ़ती जनसंख्या से? लेकिन इसके विपरीत पक्ष भी तो आपके सामने है। वो क्या है? कि बढ़ती जनसंख्या गरीबी का परिणाम है। गरीबी का परिणाम है। अब ये कैसे? तो अब बताइए कि एक परिवार में 4 लोग हैं, ठीक है? एक पिता, एक माता और उसके 2 बच्चे, एक बेटी, एक बेटा। 4 लोग हैं, चारों क्या करते हैं? डेली 300 रुपया कमा रहे हैं। तो अर्थात दैनिक इनकम क्या हुई इस परिवार की? 1200 रुपए। अर्थात 30 दिन में उन्होंने कितना कमाया? 36,000 रुपया कमाया ना? अब बताइए, उस बेटे की भी शादी हो गई और एक बहू आ गई। अब सदस्य कितने हो गए? 5। बहू भी काम करने लगी, तो अब क्या हुआ? 300 रुपया ही मिल रहा है प्रति व्यक्ति। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? 5 आदमी का 1500 रुपया इंटू 30। तो अब कितना हो गया? 45,000 रुपया। तो हम चाहेंगे ना कि परिवार में जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे, परिवार की आय उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो अर्थात जनसंख्या के बढ़ने से आमदनी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो बढ़ती जनसंख्या गरीबी का परिणाम है। कैसे? कि जैसे जैसे हमारा इनका परिवार बढ़ेगा, आय करने वाले हाथ बढ़ेंगे, और जितने हाथ बढ़ेंगे काम करने वाले, आय उतनी ज्यादा क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है? तो ये दोनों, अब बताइए, दोनों के पक्ष और विपक्ष में अपना अपना पहलू है, अपना अपना तर्क है। ठीक है? तो इसी तरह से तर्क को क्या करना है? काउंटर और प्रो, समर्थन में और विपक्ष में, दोनों के तर्क देने हैं। ठीक है? एक तरफ हम आय के हिसाब से काउंट कर रहे हैं, दूसरे तरफ हम व्यय के हिसाब से काउंट काउंट कर रहे हैं। समझ में नहीं आया? चलिए मैं एक बार और चर्चा करता हूं, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट क्या है? बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है। अर्थात भारत में, मानिए कि भारत की बात, 1500 क्यों लिखा? 1200 नहीं आएगा। 1500 इसीलिए लिखा बच्चे, क्योंकि अब 5 आदमी कमा रहे हैं और 300 रुपया प्रतिदिन का मिलता है, तो 5 तिया 1500 होता है प्रतिदिन का। यहाँ पे 4 आदमी कमा रहे थे, प्रतिदिन 300 रुपया मिलता है एक आदमी को, तो 4 आदमी का 1200 रुपया लिखा। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन साधारण सा कैलकुलेशन है, इसमें कैसे नहीं समझ में आया? ये बताइए। तो इसमें गरीबी की तो बात ही नहीं हुई। गरीबी की कैसे बात नहीं हुई? जो व्यक्ति गरीब होगा वही चाहेगा ना कि मेरे परिवार की आय बढ़े। और आय कैसे बढ़ेगी? कि परिवार के सभी सदस्य काम करें, तो सब कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। अमीर के परिवार में सब आदमी काम करना चाहते हैं क्या? ये बताइए आप मुझे। गरीब ही चाहता है ना कि उसके परिवार का सभी सदस्य काम करे। बेटे की वाइफ अर्न करेगी, क्या गारंटी है? हे भगवान, हे प्रभु जगन्नाथ। गरीब परिवार में सब काम करते हैं, ठीक है, अब नहीं करेगी तो नहीं करे। हम उदाहरण दे रहे हैं जो समाज में चलता है, जहां परिवार के सभी सदस्य काम पर जाते हैं। आपने, इसका मतलब है कि मजदूरों की जिंदगी नहीं देखी है। आपके आसपास आपने जो है सो समाज में जाकर के जो घट रही घटनाएं हैं उनको नहीं देखी है। ठीक है?
तो उदाहरण को उदाहरण की तरह सोचिए, हाइपोथेटिकल मत बना दीजिए। ठीक है? ऐसे तो मानिए कि भारत में कहा जाए तो जो बेरोजगारी की परिभाषा है, उसके हिसाब से बहुत लोग बेरोजगार हैं ही नहीं। उसके पीछे कारण क्या है कि बेरोजगारी के लिए काम करने की चाह होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग काम करना ही नहीं चाहते, तो उनको हम बेरोजगार तो कह नहीं सकते। तो इसीलिए उदाहरण को उदाहरण की तरह देखिए, भावुक मत हो जाइए। भावनाओं का होना व्यक्तिगत जीवन में अति आवश्यक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना प्रैक्टिकल लाइफ में वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। ठीक है? चलिए, तो यहां तक था मुख्य भाग का हमारा। अब आते हैं निष्कर्ष लेखन पे। ठीक है? इससे में इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पूछा जाए तो उसके बारे में लिख सकते हैं। जब पूछा ही जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, तो उसको छोड़ करके आप क्या लिखेंगे, ये बता दीजिए मुझे। G20 और उसका वैश्विक जगत पर प्रभाव। अब G20 और उसका वैश्विक जगत पर प्रभाव की बात है, तो अब बिना इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक को इन्वॉल्व किए आप निबंध लिखेंगे कैसे, ये बता दीजिए। तो आप ये जब तक जो संभव ही नहीं है, ठीक है, मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि बिना शब्दों के निबंध लिख देना। ठीक है, चलिए, अब आते हैं निष्कर्ष कैसे लिखें। तो निष्कर्ष क्या होता है? जो कुछ भी आपने अभी तक क्या किया है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, ये मेरे अभी तक के जीवन का एक निष्कर्ष है, परिणाम के रूप में ही, कि यदि मैंने पढ़ाई नहीं की होती तो मैं अभी पढ़ा नहीं रहा होता। तो निष्कर्ष क्या होता है? किसी भी कार्यक्रम, किए गए कार्य का अल्टीमेट रिजल्ट, या फिर उससे आपको क्या मिला। ठीक है, निष्कर्ष यही होता है ना, कंक्लूड करना। कंक्लूड क्या करते हैं कि जो कुछ भी बहुत ज्यादा फैला हुआ था, उस सब को जमा करके एक छोटी एक लाइन में पूरी बात कह देना। एक अभी बहुत अच्छा चुटकुला था कि एक व्यक्ति था जिसको हमेशा नकारात्मक बात करने की आदत थी। ये मतलब एक इंटरव्यू में एक मंत्री, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि वो इतना नकारात्मक था कि कुछ भी बोलो तो वो हमेशा ही उसके लिए कुछ ना कुछ नकारात्मक बात करता ही था। तो उसके पास एक व्यक्ति आया जिसने कहा कि मैं एक कुत्ता खरीद के लाया हूं और ये कुत्ता पानी पर चल सकता है। तो जो नकारात्मक बात करने वाला था उसने कहा कि चल इसलिए सकता है कि उसको तैरना नहीं आता है। तो उसने हमेशा बिना ज्ञान के कमी को प्रस्तुत कर देना। तो निष्कर्ष क्या होता है? तो हमने एक क्या निष्कर्ष निकाला कि ये व्यक्ति ऐसा है जिसको कितना कुछ भी आप बता दीजिए, हमेशा बात उल्टी ही करेगा। तो एक निष्कर्ष निकला ना उस व्यक्ति के व्यवहार से कि कुछ भी बताओ, ये हमेशा उल्टी ही बात करेगा। तो ये एक निष्कर्ष है। उसी प्रकार जैसे गरीबी के बारे में आपने तर्क दिया, तो गरीबी के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पक्षों का तर्क दिया, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया कि गरीबी है। तभी तो हमें गरीबी के उन्मूलन के लिए काम करना पड़ेगा। तो आप भविष्य में क्या-क्या कर सकते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। या फिर जैसे मानिए कि आपके पास पैसे हैं और आप उसको इस तरह से खर्च कर रहे हैं कि कल आपके पास नहीं होंगे। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा कि आप बहुत खर्चीले हैं, आपको अपने खर्च पर नियंत्रण करना नहीं आता। तो ये व्यवहारिक निष्कर्ष है। तो निबंध का निष्कर्ष क्या होगा? तो जो कुछ भी मुख्य बिंदु आपने लिखे हैं उसको सारांशित करें, उसको शॉर्ट में रिफ्लेक्ट करा दीजिए कि उस बात से आपको क्या समझ में आया। ठीक है, क्लियर? ऑल ओके? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है सब लोगों को? चलिए, गुड। तो यहां से निष्कर्ष क्या कहने का तात्पर्य कि जो जो मुख्य बिंदु में जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, जो मेजर पॉइंट्स थे, जिनसे कुछ ना कुछ आउटकम आपको प्राप्त हो रहा था,
तो उनको आप सारांशित करेंगे अर्थात शॉर्ट में बताएंगे, तो वो आपका निष्कर्ष का एक भाग होगा। और इनके माध्यम से निबंध का उद्देश्य क्या है कि जो आपका हेडिंग था, जो आपका शीर्षक था, उसको स्थापित करना कि वो बात सही है। जैसे रिसर्च के लिए जो लोग काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि रिसर्च में एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कि मुझे ये चीज साबित करना है। जैसे कोविड का वैक्सीन जिन लोगों ने बनाया, उनका लक्ष्य क्या था कि ऐसा वैक्सीन तैयार करना जिससे कोविड के वायरस को क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके, और जो मानव शरीर पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक परिणाम न छोड़े। दो उद्देश्य थे कि पहला उद्देश्य कि कोविड जो है उसका वायरस क्या हो, उसको मार दे, और दूसरा कि मानव के शरीर पे, चूंकि किसको देना था, लोगों को देना था, तो उनके शरीर पर कोई नकारात्मक परिणाम न आए। तो ये दो लक्ष्य लेकर के चले थे ना। तो हमेशा जब वो रिसर्च, जब अपना वैक्सीन तैयार कर रहे होंगे, तो दो जगह चर्चा कर रहे होंगे, दो पॉइंट पे देख रहे होंगे कि क्या इससे इस ये जो हमने बनाया है इससे कोविड का वायरस मरा, एक बार डाल करके चेक किया, चलो मर गया। लेकिन दूसरा, जब ह्यूमन ट्रायल के लिए लाया जाता है, तो तब लाया जाता है जब पूरी तरह से वो ये तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रायल के लाने से पहले कई स्टेप से उसको गुजरना पड़ता है। तो अंत में क्या, जब देख लिया कि मानव शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तभी कोई वैक्सीन क्या किया जाता है, आपको दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि हम सभी को पोलियो का वैक्सीन पड़ा हुआ होगा बचपन में। पोलियो के वैक्सीन में क्या किया जाता था, पोलियो के वैक्सीन में पोलियो का ही जो वायरस था, उसी डेड वायरस को आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका शरीर उस डेड वायरस को पहचान लेता है, क्योंकि वो बाहर का होता है, ठीक है। हाँ, पोलियो ड्रॉप जो है सो अभी बच्चों को बार बार दिया जाता है, या चेचक का टीका। तो चेचक का जो वायरस है, ठीक है, चेचक का टीका, चेचक का जो वायरस है, वो आपके शरीर में डाल दिया जाता है। अब मानिए कभी जब चेचक का वायरस आपके शरीर में जनरेट होने लगेगा, तो आपका बॉडी परिचित है उससे, तो तुरंत जो एंटीजेंस हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और उसको खत्म कर देंगे। ओम प्रकाश, इस पर हम लोग जो है ना, जब निबंध पे चर्चा करेंगे, जब आपको लिख करके या फिर जब निबंध के बारे में बताऊंगा, तब मैं उस पे आपको कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे आप जो लक्ष्य लेकर के चले थे कि निबंध का जो टाइप